अभी अगली सर्विस है अपनी रिकवरी एजेंट। अब रिकवरी एजेंट का क्या रोल होता है? तो बैंक है, तो बैंक में रिकवरी एजेंट का क्या रोल होता है? बैंक का मेन बिजनेस क्या है? लोन प्रोवाइड करना। अब लोन जो प्रोवाइड करते हैं, बैंक में कोई भी एक पर्सन जाता है जिसका करंट अकाउंट है, कुछ बिजनेसमैन का अकाउंट है, तो वो बैंक के अधिकारी को पूछता है, लोगों को पूछता है कि मुझे लोन मिलेगा क्या। तो वो पूछते हैं फिर आपका बैलेंस शीट दिखाओ, आप क्या मॉर्गेज लोगे वो सब दिखाओ, उसके बाद में उनको लोन मिल जाता है। तो बैंक को लोन देना जरूरी होता है, उसके अलावा बैंक चल नहीं सकती। तो बैंक के लोग जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? अभी देखो, जो अच्छी बैंक है तो पूछेंगे क्या सर क्या चाहिए आपको। अब ICICI बैंक में जाओगे तो एक आदमी खड़ा रहेगा, कोई अंदर आएगा तो पूछता है क्या काम है। तो बोलते हैं पासबुक प्रिंट करना है तो यहाँ पे आओ, चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे आओ। मतलब इतना सर्विस रहता है बैंक का। अब लोन का अगर कोई किस्त नहीं चुका रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा है, तो उसको कौन बोलेगा? वो लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि सबसे हंस के बात करो, प्यार से बात करो, सबसे अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। अब जो आदमी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है, EMI पे नहीं कर रहा है, बैंक का जो भी लोन है वो नहीं चुका रहा है, तो उसको किस तरीके से बोलना चाहिए? ये नॉर्मल जैसे बात कर रहे हैं प्यार से, वैसे बात करें तो फ़ायदा होगा नहीं। वो रीज़न भी नहीं दे रहा है, कुछ नोटिस भेज रहे हैं उसका भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों से कैसे डील करेंगे? तो इसलिए बैंक क्या करती है, एक दूसरी एजेंसी से मदद लेती है। जैसे सिक्योरिटी एजेंसी होती है, वैसे ये रिकवरी एजेंट होते हैं। बैंक की खुद के एम्प्लॉय नहीं होते, उनको रिकॉर्ड देंगे कि ये बैंक का ऐसा ऐसा हमारा इतने इतने कस्टमर है जिन्होंने लोन लिया, बोरो किया है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, तो उनका रिकॉर्ड उनके पास रहता है। उनको ऑथोराइज़ करते कि जाके आप रिकवरी करो। फिर वो जाके बैंक के उस क्लाइंट से लोन के बारे में बात करते कि आप लोन क्यों नहीं पे कर रहे हो, फिर आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, कहाँ तक लीगल एक्शन बैंक ले सकता है, उनको बताती है। तो ये जो रिकवरी एजेंट है वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते, अलग एजेंसी से बैंक ये सर्विस लेती है। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब उनको समझो उसने पे किया, समझो 2 लाख रुपए पे किया, तो उसके ऊपर GST कौन भरेगा? बैंक। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC, इन्होंने सर्विस ली है, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स बैंकिंग कंपनी। ट्रांजैक्शन क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, किस तरीके से सर्विस कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस है, सीरियल बनाते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं। उनके पास ऑथर होते हैं। यहाँ पे ऑथर की एंट्री नहीं दिख रही है, ऑथर की एंट्री नीचे आ गई, 9A में आ गई। पहले इसमें ऑथर भी हुआ करता था, अब ऑथर को 9A में लिया। ऑथर छोड़ के बाकी म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये लोग जो होते हैं, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये सर्विस देते हैं किसको? म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक। इन्होंने अगर सर्विस लिया, ये सर्विस को क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट। उन्होंने जो गाना बनाया, म्यूजिक बनाया, उसका कॉपीराइट उस कंपनी के पास रहता है या उस प्रोड्यूसर के पास रहता है। रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। ये जो काम हुआ है वो काम तो उसने, क्रिएशन तो उसका है, लेकिन उसके कॉपीराइट उस म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर को और जो भी जिसने भी उनको पेमेंट किया उसके पास होते हैं। तो जितना पेमेंट वो म्यूजिक कंपोजर को, फोटोग्राफर को या आर्टिस्ट को करेगा, उसके ऊपर उस म्यूजिक कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा RCM बेसिस पे। इसमें ऑथर नहीं है। अब ऑथर के इतने अच्छे दिन आ गए कि ऑथर ने
खुद अपना अभी जीएसटी नंबर लिया, क्योंकि ऑथर को क्या करना पड़ता है, कुछ प्रिंटिंग पेपर लेने पड़ते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप लेना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस सर्विस लेना पड़ता है, और ऑथर अभी अकेला नहीं लिखता, उसके पास टीम होती है। तो जैसा मूड बनता है सीरियल का, उसमें क्या चाहिए पब्लिक को वो दे दो, आगे क्या लिखना है पहले से डिसाइड नहीं होता, कितने साल वो सीरियल चलेगी डिसाइड नहीं होता, 2 साल 3 साल 4 साल लिखते रहो, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन बनाते रहो, दिवाली आ गई, दिवाली के ऊपर कुछ सीन क्रिएट करो, ये सब चलता रहता है। तो आजकल फिर ऑथर ने क्या किया, टीम बना दी, और ऑथर के लिए एक फॉरवर्ड चार्ज में भी सर्विस होती है, सर फॉरवर्ड चार्ज में भी चार्ज होता है जीएसटी का। बाकी म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, इनके लिए रिवर्स चार्ज ही है। लेकिन अगर ऑथर है तो ऑथर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेसी वर्क, उसने जो लिखा है उसके ऊपर, जो साहित्य है उसके ऊपर जीएसटी नॉर्मली पब्लिशर आरसीएम में पे करेगा, अगर ऑथर रजिस्टर नहीं है तो। आरसीएम एप्लीकेबल कब नहीं होगा, द ऑथर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड फाइल्ड डिक्लेरेशन दैट ही विल पे जीएसटी। बहुत सारे लोन बहुत सारे बिजनेसमैन ने लिए और वो भाग गए इंडिया के बाहर। बहुत सारे लोन ऐसे हैं कि जो रिकवर नहीं हो रहे, इसका मतलब बैंक ऐसे कुछ लोन दे रही है जो एज पर नॉर्म्स नहीं है। ये लोन देने के कुछ कंडीशन होने चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, वो देखते हुए लोन देना चाहिए। जो लोन रिपे करने वाला है उसकी कैपेसिटी कितनी है लोन रिपे करने की, वो लोन रिपे कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बैंक को लोन देना होता है, और बैंक के जिनके पास अथॉरिटी होती है वो कुछ पैसा देके कुछ सेटिंग करके लोन देते हैं, और बैंक बाद में डूब जाती है। तो इसके लिए फिर क्या, इसके ऊपर क्या रीजन, इसके ऊपर ये सब कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। तो बैंक के कौन से बैंक ने कौन से बड़े बड़े लोन दिए, उसके ऊपर वो एनालिसिस करते हैं कि लोन बराबर ठीक से दिया गया कि नहीं, इसमें क्या देखा गया, लोन देते वक्त क्या देखा गया, कितना लोन उसको देना चाहिए था एज पर नॉर्म्स। नॉर्मली जो रूल है बैंक के, वो रूल के अनुसार कितना कहाँ तक उसको लोन देना चाहिए था, उससे कितनी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लेनी चाहिए थी, वो प्रॉपरली सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है सारे बैंकों में। ये इसका काम ये आरबीआई थ्रू से बैंक कंट्रोल होता है। तो आरबीआई ने ये कमेटी बनाई जो देखेगी बराबर से लोन लिया जा रहा है कि नहीं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये ओवरसीइंग कमेटी जो सर्विस देगी उसका जीएसटी रिजर्व बैंक पे करेगा आरसीएम में। Overseeing committee formed by RBI which aim to get resolution of all types of loans would harm customers as well as banks। लोगों का पैसा रहता है बैंक के पास एफडी में, उसी को लोन में दिया जाता है, तो बैंक भी खतरे में आ जाती है और जो जिनका एफडी होता है वो भी खतरे में आते हैं। Services supplied by individual direct selling agent other than body corporate partnership or limited liability partnership firm to bank और नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पहले देखो सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मैंने लिखा यहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आर पर्सन्स और बॉडी कॉर्पोरेट भी होते हैं उसमें, एंगेज बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अ बिजनेस टू एक्ट एज सेल एजेंट ऑन इट्स बिहाफ। तो बैंक की क्या स्कीम है, बैंक में अकाउंट ओपन करने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों उस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए, ये इसका प्रचार करने के लिए और इसके बैंक को कस्टमर देने के लिए जो काम करते हैं वो
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, नाम में ही समझ में आता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्टली वो सामने वाले को बोलेगा कि हम ये बैंक की तरफ से आए, आपका अकाउंट है क्या। अब जो गांव खेड़े हैं वहाँ पे लोग अकाउंट ओपन नहीं करते, तो उनको बताते हैं कि आप अकाउंट ओपन करो। या सिटी में समझो लोगों के अकाउंट होते हैं बैंक में, लेकिन ये बैंक से आप लोन या ये बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, जीरो बैलेंस, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसके लिए अगर वो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप वाला नहीं है, या लिमिटेड लायबिलिटी वाला नहीं है, तो उससे अगर बैंक ने सर्विस ली, उसको जो पेमेंट किया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को, तो उसका जीएसटी, उस पेमेंट के ऊपर जीएसटी बैंक को पे करना पड़ेगा। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो वो नॉर्मली रजिस्टर होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल है, छोटे एजेंट है, वो रजिस्टर नहीं होते, तो उसके लिए उसकी एंट्री आरसीएम में डाली हुई है। बड़ा बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग बैंकों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम करता है, तो वो रजिस्टर ही होगा, नॉर्मली रजिस्टर होते हैं वो लोग। इसके लिए यहाँ पे ये लिखा गया, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके लिए ये एंट्री एप्लीकेबल नहीं होगी। पार्टनरशिप है तो नहीं होगी एंट्री एप्लीकेबल, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एलएलपी होगी तो ये एंट्री उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सर्विस देने वाला डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, लेकिन वो इंडिविजुअल होना चाहिए, और बैंक ने उसका सर्विस लिया तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स अ बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, वैसे बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं। ये भी लोगों को, फैसिलिटेटर हेल्प्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू बिजनेस, दे आर रेफर क्लाइंट, परस्यू द क्लाइंट प्रपोजल एंड फैसिलिटेट्स द बैंक टू कैरी आउट इट्स ट्रांजैक्शन बट कैनॉट ट्रांजैक्ट ऑन बिहेफ ऑफ द बैंक। वो बैंक के तरफ से एजेंट नहीं होते, बिजनेस फैसिलिटेटर्स ये भी लोगों को कन्विंस करते हैं बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। ये भी एक अलग कैटेगरी है एजेंट जैसी, इनसे भी बैंक सर्विस लेती है, तो इसके ऊपर भी बैंक को जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर उनको कुछ पेमेंट किया तो। और एक बैंकिंग सर्विस है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन होते हैं? बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आर बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हेल्प विलेजर्स to open bank accounts. The business correspondent carries a mobile device and helps villagers in banking transactions. इनको जो पेमेंट बैंक करेगी उसके ऊपर भी बैंक को जीएसटी भरना पड़ेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज, अब जैसे रिकवरी एजेंट बैंक हायर करती है वैसे जो उनके पास भी जो सिक्योरिटी पर्सन होता है, चाहे वो बैंक के गेट पे खड़ा हो या सिक्योरिटी सर्विस ऐसी है जो किसी आदमी को का बॉडीगार्ड बन के जाता है। ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर सिक्योरिटी सर्विस ली, और इसमें क्या है, सर्विस देने वाला एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर वो सिक्योरिटी एजेंसी बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाएगा। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मतलब इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके लिए आरसीएम में टैक्सेबिलिटी है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो वही फॉरवर्ड चार्ज ही लगाएगा। नहीं, लेकिन वो इंडिविजुअल होगा तो नहीं ना, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन होने दो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रजिस्टर्ड पर्सन जो सर्विस लेता है वही जीएसटी पे करेगा। ऑथर केस में कैसे लिखा कि ऑथर रजिस्टर है तो ऑथर डिक्लेरेशन देगा कि मैं टैक्स पे करूंगा तो ही, लेकिन जो म्यूजिशियन है वो रजिस्टर होगा तो भी आरसीएम में क्या
जो कंपनी उसका सर्विस लेगी वो आरसीएम में ही देगी। स्पेसिफिकली वहाँ पे ऐसी एंट्री होनी चाहिए कि अगर वो रजिस्टर है तो वो टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में ले सकता है, ऐसा वहाँ पे नहीं लिखा है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट कर सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो कौन हो सकता है? इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म। अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला सिक्योरिटी एजेंसी अगर पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल है तो जो सर्विस लेगा, उसकी जो रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस लेगा, वो चाहे इंडिविजुअल हो, वो चाहे पार्टनरशिप हो, वो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, टैक्स उसको ही देना पड़ेगा। However, nothing contained in this entry shall apply to department or establishment of the central government, state government or union territory, local authority, governmental agencies। अब रजिस्ट्रेशन होता है क्या गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट कौन है? पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक के लिए वो काम करते हैं, कोई बिजनेस नहीं है उनका, तो उनके पास केवल टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है एज पर सेक्शन 51 में वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो उनको अगर सिक्योरिटी सर्विस अगर चाहिए तो उसके लिए वो सर्विस लेंगे, लेकिन आरसीएम कोई पे नहीं करेंगे। और जो कंपोजिशन स्कीम में जो पर्सन रजिस्टर है, रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर कंपोजिशन डीलर है तो वो भी आरसीएम में टैक्स नहीं देगा। ये एंट्री इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। However, nothing contained बंद नहीं होता ना। However, nothing contained in this entry shall apply to गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है वो। जैसे जीटी सर्विस होती है, बराबर है, जीटी सर्विस किस लिए लेते हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ये जो मोटर व्हीकल है ये रेंट पे दी जा रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर सर्विस लेते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट। जो गाड़ी भाड़ा दिया जाएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का, उसमें फ्यूल भरने की जिम्मेदारी ओनर की होगी। ओनर गाड़ी देगा, फ्यूल देगा, मतलब गैस पेट्रोल जो डीजल जो भी हो वो देगा, और दोनों मिला के गाड़ी का और फ्यूल का जो भी रेंट होगा वो रिकवर करेगा। प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। अब जो सर्विस देने वाला है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या देखो, सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो ये देखो, और सर्विस लेने वाला अगर इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, तो ये एंट्री एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे वहाँ पे आरसीएम नहीं आएगा। लूज ए कनेक्शन। और जैसे जीटीए में 2 रेट है, 12% और 5%, वैसे भी इसको भी 2 रेट है, एक 12%, दूसरा 6%। तो इसको भी ये लिखा हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट अगर है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, हु सप्लाइज द सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग सेंट्रल टैक्स एट 6%। अगर वो 12% का फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगाना चाहे तो लगा सकता है, और अगर वो 12% जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है तो आरसीएम में 5% होगा जो बॉडी कॉर्पोरेट को देना होगा, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा।
देखो दो रेट है 5%। जीटी को जैसे आईटीसी नहीं मिलता वैसे उसको भी, ट्रांसपोर्टर को भी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टर सर्विस देने वाले को भी आईटीसी नहीं मिलता। अगर वो 12% चार्ज करेगा तो आईटीसी मिलेगा। और अपनी आरसीएम की एंट्री में क्या लिखा है कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बस अभी इसमें देखो, आशा ट्रैवल्स रजिस्टर इन जीएसटी, आशा ट्रैवल्स बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, जीएसटी रेट 5%, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। दूसरा, आशा ट्रैवल्स रजिस्टर इन जीएसटी, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को अगर सप्लाई करता है, 5% कुछ भी होने दो, 5% होने दो या 12 होने दो, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। जय ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट को ही सप्लाई करेगा, तो नहीं मिलेगा। तो इसमें अपना चार्ज वो लगाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। जय ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो यहाँ पे भी आरसीएम नहीं आएगा। रतन ट्रैवल्स अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, वो रजिस्टर हो चाहे ना हो, बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम में 5% टैक्स देना पड़ेगा। रतन ट्रैवल्स अनरजिस्टर्ड है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अब बॉडी कॉर्पोरेट है रिसिपिएंट, जीएसटी रेट कुछ भी होने दो, आरसीएम में एप्लीकेबल होगा क्या? लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, देखो हमने जहाँ पे यस एंट्री आ गई वहाँ पे लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट था और देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं था। हाँ बस सिचुएशंस को समझ के आरसीएम लगेगा। तुम शेयर वेयर लेते हो क्या? शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो? बहुत कम है। थोड़ा तो आइडिया होगा कुछ। जो शेयर आपने खरीदा नहीं है उसको बेच सकते, नहीं खरीदा उसको कैसे बेचें? देखो एक इसमें ऐसे कंसेप्ट है, अगर आपके पास नहीं है और मार्केट अच्छा चल रहा है बेचने के लिए तो आप बेच सकते हो, बेच सकते हो। आपके पास नहीं है, किसी से खरीद के बेच सकते हो। अब खरीदने का पहले होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, बाद में भी हो सकता है। पहले बेच दो बाद में खरीदो, दिन के एंड में हिसाब होगा उसका। आपने आपके पास है कि नहीं, आपके स्टॉक, आपके समझो आप कोई सेल कर रहे हो, कोई आपको ऑर्डर आती है, आप सेल करते हो तो आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आप मंगाओगे ना। अभी तो सेल कर दोगे, सेल के लिए हाँ कर दोगे। वैसे ये है, वैसे ये है, जो स्टॉक आपको सेल करना है वो नहीं है आपके पास, लेकिन आपने सेल कर दिया, सेल कर दिया, अच्छा रेट मिला उसका। अब आपको मालूम है कि आपके पास स्टॉक में नहीं है तो आप किसी को ढूंढोगे, आपका कोई फ्रेंड रिश्तेदार, उसको बोलोगे अरे मेरे पास ये मैंने बेचा है, मेरे पास शॉर्ट है तो मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए हो, तेरे को बाद में 1 महीने के बाद में मैं खरीद के दूंगा, या कल मार्केट खुलेगा तो मैं कल तेरे को खरीद के दूंगा, लेकिन आज मुझे मेरे पास शॉर्ट है, मैंने सेल किया। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आपके पास नहीं है तो उधार ले रहे हो, समझ लो उधार ले रहे हो। तो इसमें एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है, और इस तरीके से लेन देन हो सकता है, ऐसा लॉ है। सर्विसेज बाय लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 of Securities and Exchange Board of India (SEBI). Services of lending of securities under lending scheme of securities of SEBI। SEBI की स्कीम है ये। उसमें लेंडर कौन होता है? अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटीज रजिस्टर इन हिज नेम, सिक्योरिटी उसके नाम पे रजिस्टर है और जिसके नाम पे रजिस्टर है उसकी अथॉरिटी इसके पास है। In the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending
किसी को देने के लिए आप ऑथोराइज हो या आपके नाम पे है तो आपको अथॉरिटी है किसी और को देने के लिए, तो आप लेंडर हो। और दूसरा बोरोवर, अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी ऑफ सेबी। तो उसे बोरो किया, वो सिक्योरिटी उससे ली, तो अब सिक्योरिटी देने के लिए कुछ चार्जेस तो देने पड़ेंगे आपको। किसी और की आप सिक्योरिटी ले रहे हो तो वो बोलेगा कि फिर मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो बेचना नहीं है, आप ज़बरदस्ती मुझसे बिकवा रहे हो, मैंने इसका इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए कुछ चार्जेस, कुछ कंसिडरेशन जब देंगे तो ही वो एग्री होगा ना देने के लिए। समझो उसको 10,000 रुपीज़ दिया उसका, तो वो चार्जेस उसको सिक्योरिटी लेंडिंग करने के लिए या आपको बोरो करने के लिए वो दे रहा है, उसके लिए आपने वो चार्जेस दिए, उसके ऊपर जीएसटी देने की जिम्मेदारी होगी बोरोवर की, बोरोवर की जिम्मेदारी होती है। ये नोटिफिकेशन सीजीएसटी का था। अगर आपने वो इंट्रास्टेट किया तो सीजीएसटी आएगा, और इंटरस्टेट किया आईजीएसटी आएगा। अगर ट्रांसपोर्टर बाहर का है जिससे आपने सर्विस लिया तो आईजीएसटी आएगा। अब ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये इंटरस्टेट में ही आती है, इंटरस्टेट में आती है। एंट्री देखो क्या है, एनी पर्सन सप्लाइड बाय एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जो इंडिया के बाहर है, मतलब इंडिया में जो बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से ले रहा है। तो एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट NTOR। NTOR छोड़ के बाकी किसी को सर्विस दे रहा है वो, तो अभी NTOR कौन है, NTOR के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो NTOR कौन होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। इसका डेफिनेशन क्लॉज 16 में है IGST एक्ट में, सबसेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में क्लॉज 16 में डेफिनेशन है। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट मीन्स गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एन इंडिविजुअल और एनी पर्सन नॉट रजिस्टर अंडर GST एंड रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स। वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। वो इंडिया में है और वो बिजनेस पर्पस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज नहीं ले रहे। जो अनरजिस्टर है या गवर्नमेंट है और वो सर्विस लेते हैं, तो उनको नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कहा गया। उनका सर्विस लेने का पर्पस कमर्शियल नहीं है, वो सर्विस लेंगे, जो यूज़ करेंगे उससे उनको कोई बिजनेस नहीं होने वाला, इसके लिए वो नॉन टैक्सेबल, कोई टैक्स कलेक्ट करे ऐसी कोई सर्विस वो प्रोवाइड नहीं करते, वो अनरजिस्टर है और वो ऑनलाइन डेटाबेस सर्विस लेते हैं। तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है वो कौन, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है और एनी पर्सन है, एनी पर्सन नॉट रजिस्टर, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई और पर्सन हो, जो GST में रजिस्टर नहीं है और रिसीव कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस इन रिलेशन टू एनी पर्पस, कुछ भी काम के लिए हो, चाहे सोशल काम हो उसका
या उसको कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, कुछ भी होने दो, लेकिन वो अदर देन कॉमर्स है, कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, कॉमर्स के लिए वो यूज़ नहीं कर रहा है। उसका पर्पस हो सकता है एजुकेशनल हो या सोशल हो, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, यूज़ कर रहा है। any service supplied by any person who is located in non taxable territory, इंडिया के बाहर है, to any person other than non taxable online recipient NTR, any person from a non taxable territory, any person other than non taxable online recipient, इंडिया के बाहर से कुछ भी सर्विस अगर इंडिया में ली जाती है, एनी पर्सन जो बाहर है और जो पर्सन लेता है इंपोर्ट सर्विस, तो जो इंडिया में है वो टैक्स देगा। अगर आपने कोई आर्किटेक्ट सर्विस ली तो टैक्स कौन देगा? डिजाइनिंग सर्विस ली तो टैक्स कौन देगा? कुछ भी सर्विस अगर सिर्फ वो ऑनलाइन सर्विस छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज इसमें आती है, तो नोट में क्या लिखा? when any service provided by person in a non taxable territory to person in a taxable territory, then it amounts to import of service, मतलब वो इंटर स्टेट्स अप्लाई होता है एंड सब्जेक्ट टू IGST, उसके ऊपर IGST देना पड़ेगा। जो टैक्सेबल टेरिटरी में, मतलब जो इंडिया में, उसको जो रिसिपिएंट है उसको टैक्स देना पड़ेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसे कहते हैं? इसका भी क्लॉज 11 में सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मीन सप्लाई ऑफ एनी सर्विस, सर्विस ले रहे हो आप, सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर होना चाहिए सप्लायर, सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई, सर्विस कहाँ ली जा रही है? इंडिया में। सर्विस इंडिया में ले रहे हो, सर्विस लेने वाला इंडिया में है और सर्विस देने वाले का लोकेशन इंडिया से बाहर है, तो उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। कोई भी सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है और जो लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, वो उसके ऊपर GST पे करेगा। उसमें भी ये एग्जम्पशन है एंट्री नंबर 10 में। सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय गवर्नमेंट, ट्रस्ट, अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, कोई पर्सन इंडिया से बाहर है तो उसके लिए एग्जम्पशन है। और उसको एक्सेप्शन क्या है? प्रोवाइडेड दैट the exception shall not apply to online information and database access or retrieval services received by person specified in A और B में। अगर सर्विसेज ली जा रही है किससे? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, तो हमने देखा था सेक्शन 24 में, तो जो डेटाबेस प्रोवाइडर है उसको सर्विस, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो उसके लिए RCM एप्लीकेबल नहीं है, या उसके लिए एग्जम्पशन नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया रिसीव्ड बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन एंट्री, इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है ना, प्रोवाइडेड दैट द एग्जम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू, शैल नॉट अप्लाई, ये जो दो सर्विसेज है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, इसके लिए एग्जम्पशन नहीं है। और दूसरा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल आउटसाइड इंडिया,
कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कुछ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, उसके लिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वेजल, उसके लिए हायर किया गया, रेंट पे लिया गया, या कुछ उसको चार्जेस दिए गए, जो सामान लेके आ रहा है वो उनको चाइना से इंडिया, तो उसको जो चार्जेस दिए जाते हैं उसके लिए एग्जम्पशन नहीं है। चाहे गवर्नमेंट लो ले, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट ले, या कोई भी पर्सन ले, उसके लिए एग्जम्पशन नहीं है। किसे कहते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस सर्विस, रिट्रीवल सर्विसेज, ये भी हमने पहले देखा था। तो उसमें ये इंक्लूड होता है एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल और अदरवाइज to any person in electronic form through a computer network, online supplies of digital content like movies, television shows, music and the like, data storage, online gaming, ये सारी सर्विसेज आती है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज में। तो ये सर्विस के लिए एग्जम्पशन नहीं है ऊपर वाला, चाहे वो गवर्नमेंट ले, चैरिटेबल ट्रस्ट ले, या कोई पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है वो ले। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। गुड्स इंपोर्ट किए तो उसके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल के चार्जेस जो है उसके ऊपर इंपोर्टर को टैक्स पे करना पड़ेगा। सर्विसेज लिखा है सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करने की उसने सर्विस दी। सर्विस लेने वाला कौन है? इंपोर्टर है। देने वाला कौन है? जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है वो है। ये दो एंट्रीज थी। यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस ले रहे हो, यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्विस ले रहे हो, दोनों सर्विस ही थी। जब गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हैं वेजल्स की। ये सारे नोटिफिकेशन एंट्रीज सेक्शन 99 सबसेक्शन 3 में नोटिफाइड सर्विसेज की थी। अब 9(4) का नोटिफिकेशन 9(4) कब लगता है? 9(4) में ये लिखा द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की कोई कैटेगरी होगी, कोई क्लास होगा, उनके लिए ही 9(4) एप्लीकेबल होगा, सबके लिए नहीं होगा। और वो भी कब होगा? अगर उन्होंने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया तो होगा। अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया तो होगा। और स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। रिसिपिएंट को टैक्स देना होगा। रिसिपिएंट कौन होगा? गवर्नमेंट बताएगी क्लास ऑफ पर्सन। तो गवर्नमेंट ने बताया कि ये एप्लीकेबल होगा प्रमोटर्स के लिए, प्रमोटर, बिल्डर, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कब एप्लीकेबल होगा? अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई लेते हैं तो। कौन से गुड्स और कौन से सर्विस, ये गवर्नमेंट बताएगी नोटिफिकेशन में। क्या क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर वो परचेस नहीं करते तो 9(4) की एप्लीकेबिलिटी आएगी ही नहीं। किसके ऊपर आएगी? प्रमोटर के ऊपर आएगी। तो किसको ध्यान देना है कि हम कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं तो जीएसटी भरना पड़ेगा। ये किसको देखना है? केवल प्रमोटर को, बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें देखो
तीन चीज़ें होती है, एक इनपुट्स, दूसरा इनपुट सर्विसेज, तीसरा कैपिटल गुड्स। जो परचेज करते हैं हम उसमें इनपुट होता है। इनपुट मतलब क्या होता है, कुछ गुड्स है जो प्रोसेस में यूज़ करते हैं हम, या ट्रेडर है तो वो उसी को लेके उसी को बेचता है, बेचने के लिए लिया। दूसरा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फर्नीचर है, कंप्यूटर लिया बिलिंग के लिए, ये कैपिटल गुड्स है। और तीसरा सर्विसेज। सर्विसेज सर्विसेज में क्या होता है, ऑडिट सर्विस हो, रिपेयरिंग सर्विस हो, कुछ भी ऐसी सर्विस लेती है तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे किया जाता है। तो अब ये तीन एंट्री यहाँ पे है, इसमें देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाईज इज लेस देन 80%। मतलब यहाँ पे अलाउड किया गवर्नमेंट ने कि 20% आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनपुट और इनपुट सर्विसेज ले सकते हो। कोई इमरजेंसी है, इमीडिएट आपको नहीं मिलेगा, कुछ इनपुट्स या सर्विसेज चाहिए तो, छोटे मोटे कुछ काम के लिए कुछ मटेरियल चाहिए तो अगर आपने अनरजिस्टर्ड से लिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। लेकिन वो इमरजेंसी में 20% तक आप ले सकते हो, ये बोल दिया। अब समझो आपने पूरे साल में ऐसे इमरजेंसी में कुछ मटेरियल लिया और वो समझो आपका टोटल परचेज हो गया 30% अनरजिस्टर्ड से। प्रमोटर का अगर 30% परचेज हो गया अनरजिस्टर्ड से, 70% ही परचेज हुआ रजिस्टर्ड से, तो 10% कम पड़ गया ना। समझो 1 करोड़ का परचेज किया उसने, पूरा 1 करोड़ का, उसके ऊपर 70 लाख का परचेज किया अनरजिस्टर्ड से, जो होना चाहिए था 80 लाख का। 80 लाख का रजिस्टर्ड से परचेज होना चाहिए था, एज पर नोटिफिकेशन में 80% दिया है तो अलाउड किया, 80% के ऊपर अलाउड है तो 10% कम पड़ गया, तो 10 लाख के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। रजिस्टर से 80% परचेज करो, मतलब आप 80% इनपुट सर्विसेज और इनपुट के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दो। तो गवर्नमेंट को टैक्स मिला नहीं है 10% के अमाउंट के ऊपर, 10 लाख के ऊपर, तो उतना भर दो, बस टैक्स मिल गया। अब जब ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की कि प्रमोटर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1% टैक्स कलेक्ट करेगा, और अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है तो उसके ऊपर 5% टैक्स कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, अब जो प्रमोटर है वो क्या करेगा, जो परचेज करेगा वो देखेगा कि आपने को तो अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन से और गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि अगर प्रमोटर है तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदना पड़ेगा। अगर कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो 100% रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदना पड़ेगा। मेन चीज़ क्या होती है प्रमोटर की, तो सीमेंट तो 100% रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो है वो आप 80% तक रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदो। हाँ, ये नोटिफिकेशन ने गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बचा लिया। गवर्नमेंट चलाना आसान चीज़ है, कितनी जगह देखना पड़ता है। किसी को बेनिफिट देंगे तो कहाँ पे उसका लॉस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, कहाँ रेवेन्यू लॉस होगा ये देखना पड़ता है। बस अभी आप समझेंगे नहीं, मुझे बताओ। नॉर्मल चार्ज होता है सबसेक्शन 9(1) में नॉर्मल चार्ज होगा, और 9(3) और 9(4) का डिफरेंस आपको समझ में आया क्या? 9(3) में नोटिफाइड सर्विस कोई भी पर्सन लेता है, कोई भी गुड्स कोई भी पर्सन लेता है। 9(3) में जो नोटिफाइड गुड्स है, नोटिफाइड सर्विसेज है, तो जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की होगी। 9(4) में केवल प्रमोटर अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर इनपुट सर्विसेज 80% से कम वाले लेगा तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। और सीमेंट 100%, कैपिटल गुड्स 100% प्रमोटर को रजिस्टर्ड पर्सन से ही परचेज करने होंगे। ये 9(4) है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए
अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर प्रमोटर सप्लाई लेता है तो उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं। और हमने ईसीओ देखा था 9(5) में ईसीओ है जिसमें कैब, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय कैब और मोटरसाइकिल, इसके लिए ईसीओ थ्रू सर्विस अगर दी गई तो ईसीओ टैक्स देगा। होटल मतलब रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए कुछ रहने के लिए जगह ईसीओ थ्रू बुक की तो जो ईसीओ होगा वो रजिस्टर होना चाहिए। अगर होटल रजिस्टर है तो होटल देगा, ईसीओ देगा। तीसरा हाउसकीपिंग सर्विस, प्लम्बिंग, कारपेंटर, इसके लिए अगर वो एजेंसी जो सर्विस दे रही है हाउसकीपिंग की वो रजिस्टर है तो वो टैक्स देगी, अदरवाइज ईसीओ देगी। तो लेवी आइदर फॉरवर्ड चार्ज में होगी तो 9(1) से होगी, रिवर्स चार्ज से होगी तो 9(3) 9(4) से होगी, और ईसीओ सर्विसेज नोटिफाइड गवर्नमेंट करते हैं तो उसकी लेवी 9(5) से होगी। लेवी मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिलने का अधिकार मिलता है 9(1) 9(3) 9(4) 9(5) से। टैक्स कलेक्ट करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। तो कानून लेने का, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार कहाँ से मिला? सेक्शन 9 से। अब देखो, कोई इनवॉइस आता है फॉरवर्ड चार्ज में, कोई इनवॉइस रिसिपिएंट कोई इनवर्ड सर्विस लेता है, इनवर्ड गुड्स लेता है, तो उसको इनवॉइस जब वो रिकॉर्ड करेगा तो साथ साथ उसमें CGST AGST होगा, वो भी रिकॉर्ड होगा। तो उसमें बुक में नो नीड टू बुक CGST AGST सेपरेटली। आप परचेज वाउचर में एंट्री करते हो ना, तो परचेज वाउचर में पार्टी का नाम डाल दिया, डेट डाल दिया, क्या सर्विस लिया, क्या गुड्स लिए, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया और अमाउंट उसके नीचे CGST AGST एंट्री सेव, टैक्स भी रिकॉर्ड हो गया, कितना पैसा देना है सप्लायर को, सारा रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अभी देखो, अगर आपको ट्रांसपोर्टर एक बिल देगा 10,000 का, तो CGST AGST कहाँ पे? क्योंकि वो तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने पैसे का बिल देगा। इनवॉइस विदाउट CGST AGST होगा। तो आप परचेज वाउचर में जब एंट्री करोगे तो एंट्री होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ सर्विस के अमाउंट की। एंट्री जो होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस के अमाउंट की होगी। क्विक रोड लाइंस का मैंने बिल एंटर किया, बस ऐसा ही मैं एंटर करूँगा। क्विक रोड लाइंस 10,000, यहाँ पे GST कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? कोई GST रिकॉर्ड करने चाहिए ना मैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ GST रिकॉर्ड करोगे और अगर GST 5% एज ए रेसिपिएंट आपको पे करना है तो इसके नाम पे चला जाएगा 10,500। आपका लेजर उससे गड़बड़ हो जाएगा, उसको 10,000 ही पे करना है ना। हाँ, तो टैक्स तो वो कलेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे परचेज की एंट्री में आप 10,500 की ज़बरदस्ती एंट्री नहीं कर सकते, 10,000 की एंट्री होगी। तो जब तक आपकी लायबिलिटी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक वो शो नहीं होगी, जब तक पे नहीं कर सकते ना। जब जैसे 10,000 इसको देना है तो देने के लिए तो पहले रिकॉर्ड तो होगा कि हमने सर्विस ली, फिर लेजर में दिखाएगा 10,000 देना है उसको, बाद में पेमेंट करेंगे तो लेजर उसका बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही टैक्स पे करना है तो टैक्स आ रहा है तो पहले लायबिलिटी बुक करो, CGST AGST को बुक करना पड़ेगा सेपरेटली रिसिपिएंट को। तो मतलब जो काम यहाँ पे एक एंट्री में हो रहा था वही काम के लिए आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। इनवॉइस अलग से रिकॉर्ड करो, टैक्स अलग से रिकॉर्ड करो। तीसरा काम है, रिसिपिएंट को पैसा दे दिया तो वो गवर्नमेंट के पास जमा करता था, अब रिसिपिएंट को उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब और एक पेमेंट की एंट्री करो। GST पेड टू गवर्नमेंट बाय रिसिपिएंट सेपरेटली एंड कंसिडरेशन पेड टू सप्लायर सेपरेटली। सप्लायर को पेमेंट करते हैं, उसकी एंट्री तो करते हैं आप, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट करने की एंट्री नहीं करते ना।
तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक के बदले 3 एंट्री हो गई। और उसके बाद में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है उसके लिए और एक बार एंट्री पास करनी पड़ेगी। आईटीसी कैन बी अवेलेबल बाय रिसिपिएंट। तो इतनी एंट्रीज को करना पड़ता है। अब देखो, इनवॉइसेस विद सीजीएसटी एजीएसटी, फिर पेमेंट ऑफ एंटर कंसिडरेशन टू सप्लायर, मतलब सप्लायर को माल का पैसा, सर्विस का पैसा या जीएसटी का पैसा सारा एक साथ मिल जाएगा। और आईटीसी भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक ही एंट्री, 2 एंट्री करने के बाद में काम खत्म होता है 2 एंट्री में। अब इसमें आरसीएम में इनवॉइस विथ नो सीजीएसटी एजीएसटी, एक एंट्री इनवॉइस की, दूसरी एंट्री सीजीएसटी एजीएसटी की, फिर उसका पेमेंट करो और उसके बाद में उसका आईटीसी पाने के लिए और एक एंट्री करो। तो 2 के बदले 4 एंट्री करनी पड़ती है आरसीएम में। मतलब रिवर्स चार्ज में किस तरीके से इनवॉइस आएगा और उसमें क्या मिसिंग होगा ये पहले हमने समझ लिया। अब इसको टैली में इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे स्टेप लेंगे। यहाँ पे एंट्री की परचेज की, जब इस यहाँ पे एंट्री कर रहे थे तो इसको लेजर को कॉन्फ़िगर किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एप्लीकेबल किया। इसके यस करने के बाद में यहाँ पे जाके रिवर्स चार्ज है ये दिया, मतलब वो टैक्स नीचे अगर आप टाइप भी करोगे तो वो लेगा नहीं। यहाँ पे टाइप करोगे सीजीएसटी तो वो लेगा नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो प्रिंट प्रीव्यू में दिखाएगा नहीं दिखा रहे, कॉन्फ़िगर में ऑफ हुआ क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। कितना टैक्स भरना रिवर्स चार्ज में? 250 सीजीएसटी, 250 एजीएसटी। इस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर किया इसको। अब रिपोर्ट देखोगे 3B का, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर 3B। अगस्त है, यहाँ पे देखो नीचे वाला सेक्शन, रिवर्स चार्ज कोई है क्या, इसमें कोई लायबिलिटी आती है क्या? ये इनवॉइस है, ये रिकॉर्ड हुआ है। ये 1 अगस्त दिखा है। ओके, सेंट्रल टैक्स 10,000 के ऊपर 250, स्टेट टैक्स 10,000 के ऊपर 250। अब यहाँ पे स्टैट एडजस्टमेंट दिया मैंने, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई इसकी, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। अब जब टैक्स रिकॉर्ड करना है सीजीएसटी एजीएसटी, तो उसके सामने भी तो कोई लेजर चाहिए। तो उसके लिए टेम्पररी सीजीएसटी कितना था, बैलेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, डेबिट आ रहा है। तो बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है ना। टैक्स ऑन, 1 मिनट,
मैं एक लेजर बनाता हूँ यहाँ पे, टैक्स ऑन RCM। इसको कुछ भी आप ग्रुप दे सकते हो। करंट असेट दिया मैंने, करंट असेट 500 रुपीज़ यहाँ पे रहेगा। टू CGST 2.5%, कितना अमाउंट है 10,000, 250 होना चाहिए। अब देखो क्रेडिट में आ गया बैलेंस। अगर लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है तो ये लाइबिलिटी है, इसको गवर्नमेंट को आपको पे करना है। 2.5 SGST रेट 10,250। अब कर दिया। अब देखो आ गया, लाइबिलिटी कॉलम में आ गया। बैलेंस लाइबिलिटी कुछ नहीं है अभी, लाइबिलिटी को बुक कर दिया। अब यहाँ पे बैलेंस कुछ दिखाएगा नहीं, एक एंट्री करेंगे तो दिखाएगा बुक किया हुआ है। कौन सी डेट पे एंट्री हुई? 1 अगस्त। तो महीने के एंड में आप देख सकते हो कुछ चार्ज पे करना बाकी है तो बुक कर लो। तो क्या बना है यहाँ पे, टैक्स ऑन RCM। जरूरी नहीं कि वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, आप यहाँ से यहाँ पे रह के भी कर सकते हो। Alt A किया, F2 किया, 31 8 किया, JV निकाला। यहाँ पे स्टैट एडजस्टमेंट है, GST स्क्रीन आएगी स्टैट एडजस्टमेंट की। इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्यों इंक्रीज कर रहे हो? परचेज अंडर रिवर्स चार्ज है। टैक्स ऑन RCM 500 डेबिट, स्टेट गवर्नमेंट का 250 और सेंट्रल का भी 250। ऐसा एंट्री आएगा। ऐसा एंट्री करने के बाद में रिपोर्ट में जाके देखोगे 3B में अगस्त का महीना है, अब देखो यहाँ पे इन्वर्स अप्लाई लिया, 10,000 यहाँ पे दिखना चाहिए और उसका ITC एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे बुक कर दिए, यहाँ पे वो बुक कर दिए। एलिजिबल ITC में यहाँ पे अभी नहीं दिख रहे, यहाँ पे नहीं दिख रहे। हो गया ये। अब इसका पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स का, ये पेमेंट लिस्ट ऑफ टाइप पेमेंट। बैंक होगा तो बैंक लोगे आप, ठीक है। मैं बना था वो बैंक। CGST 2.5 250, SGST 2.5 250, हो गया जीरो। पेमेंट वाउचर पेमेंट कर दिया अभी। अब पेमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में देखो, पहले बैलेंस शीट में
क्या दिखाई देगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो अमाउंट होगी, CGST AGST हमने जो बुक किया वो हमने पे कर दिया, वो यहाँ से निकल जाएगा, वो यहाँ पे रहेगा नहीं। अभी अगर इसको मैं 2 अगस्त को देखता हूँ, पे कब किया? अभी 31 को पे किया। बुक कभी किया? 31 को ही बुक किया था ना। अगर ये फर्स्ट को आपने रिकॉर्ड किया, फर्स्ट को ही अगर इसको रिकॉर्ड करते थे और 31 को पे करते थे तो दिखेगा ना वहाँ पे। मैं बैलेंस शीट निकाल रहा हूँ 2 तारीख की, 2 तारीख को बुक ही नहीं किया था तो कहाँ दिखेगा? 2 अगस्त को अगर मैं देख रहा हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ गया ना 250। मैंने 31 को दिखा, 31 को पे किया तो नहीं दिख रहा था। एक को ट्रांसपोर्ट सर्विस ली, 2 को बुक किया। बुक कभी भी कर सकते हो। 31 से पहले आपको जो लाइबिलिटी है वो अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉपर करना है तो बोलोगे महीने का लाइबिलिटी है, बुक कर देंगे। फिर पे कब करना है? 20 तारीख से पहले पे करना है, उसके पहले पे कर देंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे ही आपने पे कर दिया उसको 31 अगस्त को तो अब नहीं दिख रहा है, क्यों? पे हो गया। अब इसके बाद उसका क्रेडिट तो लेना चाहिए ना। लाइबिलिटी हमने बुक किया, पेमेंट किया, अब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। F7। अब देखो, इससे पहले देखो, अब जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, जब रिकॉर्ड किया था तब एक लेजर बनाया था टैक्स ऑन RCM, उसमें तो 500 रुपये पड़ा हुआ है ना। ओके, देने के लिए आपको चाहिए, देने वाला कोई हाथ तो चाहिए, इसके लिए आपने ये लेजर बनाया था टैक्स ऑन RCM, जिससे हमने रिकॉर्ड किया था लाइबिलिटी, उसको पे भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये अमाउंट तो यहाँ पे पड़ी हुई है 500। अब इसको लेके आएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट में। इसके लिए स्टैट एडजस्टमेंट, GST, टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सा है? GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज करने के लिए इसको यूज करो। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर किया था या परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, ये था। बाय CGST 2.5, $250। अब वो पेमेंट कर रहे हो ना आप। ITC क्या होता है? असेट होता है। कैश है तो कैश असेट है, कैश के बदले में क्या दे रहा हो? क्रेडिट पे से पे कर रहा हो, तो क्रेडिट का बैलेंस डेबिट होना चाहिए। अब डेबिट आ रहा है बैलेंस, GST 2.5 ये भी आ रहा है डेबिट। और टैक्स जो ये डेबिट था उसको क्रेडिट करते हैं 2 से तो नील हो जाएगा, वो चला गया। तो वो जो नील होना चाहिए वो भी नील हो गया। बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी वो चला जाएगा। टैक्स ऑन RCM में कुछ नहीं है अभी। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में CGST डेबिट में आ गया, GST डेबिट में आ गया। लाइबिलिटी था तो क्रेडिट में था, अब असेट बन गया तो मतलब क्रेडिट है आपका अपने लिए, वो लाइबिलिटी नहीं है अभी, क्रेडिट है तो असेट है। अभी आ गया इसमें। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब वो कर पाएंगे। अब
प्रैक्टिस में नहीं है ना, इसके लिए लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको, कभी किया ही नहीं था, तो इसके लिए अकाउंटिंग नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिलता है बराबर से। आरसीएम की एंट्री कैसी करनी चाहिए, सिस्टम तो बना दिया सॉफ्टवेयर क्रिएटर ने, लेकिन लोग वो जानते नहीं सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। जो प्रावधान है वैसे आपकी एंट्री इजी हो रही है फॉरवर्ड चार्ज में, तो उसकी आदत पड़ गई है। कभी एंट्री की ही नहीं थी आरसीएम की, अब ये आरसीएम आ गया तो 4 एंट्री करनी पड़ती, 2 के बदले 2 ये भी अलग से पास करनी पड़ती है। तो लोग यूज टू नहीं है उसके लिए, यूज टू नहीं है तो फिर वो करने के लिए अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर लोग नहीं करेंगे, उसको इग्नोर किया जा रहा है आरसीएम की एंट्री को। अब 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, वो रिजल्ट देखो, रिपोर्ट देखो, बैलेंस शीट देखो, 3V का रिपोर्ट देखो, ये समझ में आता है कि बराबर से सब दिख रहा है। तो 2, 3, 4, 5, 10 बार करने के बाद में आदत पड़ जाएगी उसकी। अब समझो आपको मैंने जो 4-5 घंटा बताया वो बिना बताए सिर्फ मैं ये एंट्री बता रहा था, तो कुछ समझ में आ रहा था कि देखो एंट्री तो हमने 10-15 मिनट में की, लेकिन उसका बैकग्राउंड इतना लंबा था, कहाँ कानून बना, कौन से सेक्शन में बनाया, कौन से नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद में कौन सी एंट्री आ गई जिसमें कहा जा रहा है कि रिसिपिएंट कौन होगा, सप्लायर कौन होगा, वो ये होगा तो ये होगा, वो ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इतना सारा समझने के बाद में आरसीएम एप्लीकेबल है कि नहीं वो मालूम पड़ता है। तो है तो अकाउंटिंग एंट्री बस इतनी कर दो, लेकिन उसका अगर महत्व समझ में नहीं आता तो करने में जो उसका महत्व है वो नहीं समझता तो कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ प्रॉपर कर नहीं पाओगे। एंट्री करने वाले को ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये एंट्री का इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब मेरा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें उसका भी महत्व है एंट्री करने वाले का, क्योंकि उसने इतना सब सारा सीखा है, समझा है, लॉ को समझने के बाद में वो एंट्री कर रहा है। अब ये सारा चीज़ समझने के बाद में अगर जिसको ये नहीं मालूम, उसका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उसका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, उसको आप चैलेंज कर सकते हो कि ये एंट्री ऐसी होनी चाहिए क्योंकि वो लॉ में ये लिखा है, सेक्शन 9(3) में ये दिया, उसका ये नोटिफिकेशन निकला, उसमें ये एंट्री आ गई और ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, और वैसे ही हमने ये ट्रांजेक्शन किया इसके लिए। अब कोई इनवॉइस बनाएगा ट्रांसपोर्टर और उस पर 5% लगा के देगा, तो आप उसको बोलोगे 5% क्यों लगा रहे हो। अब अपने से बात करो, उसको बोलो सिर्फ बिल बनाना है, आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, 12% पूरा कलेक्ट कर लो, 5% का बिल में टैक्स नहीं आना चाहिए, तो हमको देना है 5%, हम देंगे, आपको देना ही पड़ेगा। वो लगा रहा है, वो गलत लगा रहा है, लेकिन एज ए रिसिपिएंट आपकी जिम्मेदारी है, आपको 5% पे करना ही पड़ेगा। और इस तरीके से एंट्री होगी। क्लियर हो गया ना। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं समझ रहे, नहीं सीख रहे, उसका प्रैक्टिकल कुछ इम्प्लीमेंटेशन है। वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए एक लेवल तक, वो समझने के लिए इतना सब कुछ मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा उसमें फास्ट ही बताता हूँ। हो सकता है उतना कम टाइम में मैं कवर करता हूँ। रुकते हैं अभी यहाँ पे।